बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स के पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है। पिछली वीडियो में तुमने देखा था कि हिमावारी की कोई नई पावर अनलॉक हो गई थी और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं इसमें काफी सारी कमाल की चीजें हैं, जैसे कि हिमावारी वर्सेस जूरा और सारडा की मांगी की शारिंगान, और साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि बोरुटो काशिन कोजी से कैसे मिला था। अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं मांगा के पैनल ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि क्या पता कब कॉपीराइट आ जाए और मैं रिस्क नहीं ले सकता। अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पर हिमावारी की नई पावर्स अनलॉक हो चुकी हैं और अब वो जूरा से फाइट कर रही है। तुम्हें याद होगा जूरा ने ऑलमोस्ट इनोजिन को मार ही दिया था, लेकिन अब हिमावारी उसको हील कर देती है और यहाँ पर हिमावारी उन दोनों लोगों से कह देती है कि तुम लोग इनोजिन को लेके वापस चले जाओ, मैं जूरा से अकेले फाइट करूंगी। अब चोचो अलाउ नहीं कर रही होती है हिमावारी को अकेले फाइट करने के लिए, तो हिमावारी कहती है कि नई पावर्स के साथ में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मेरे डैड या फिर मेरे बिग ब्रदर होते तो वो भी ऐसा ही करते। अब यहाँ पर चोचो और शिकाडाई इनोजिन को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं और यहाँ पर हिमावारी अकेले फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। जूरा यहाँ पर हिमावारी से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन हिमावारी कहती है चल बे, और इसी के साथ हिमावारी पंच मारती है और जूरा दूर जाके गिरता है, लेकिन हिमावारी के पंच से उसे तो कद्दू कुछ नहीं होने वाला। वो वापस आता है एंड लुक एट दिस पैनल। बालों की हेल्प से एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को प्रिपेयर करती है और वही जूरा भी अपनी आंखों की हेल्प से एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को प्रिपेयर करता है। दोनों का क्लैश होता है एंड बूम, एंड हिमावारी की रैपिड प्रोग्रेस देख के जूरा भी शॉक्ड हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ जूरा यहाँ पर हिमावारी के ऊपर 2-3 अटैक करता है और वो उसको जमीन में गाड़ देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं हिडारी और सारडा पे। तुम्हें याद होगा सारडा ने हिडारी को एक चिदोरी मारी थी और उसके बाद ये इंजर्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हिडारी खुद को हील कर लेता है। वो एक क्लॉमा के थ्रू अंदर जाता है और फिर बाहर आ जाता है और वो हील हो जाता है। एंड ये चीज देख के कोनोहामारू और सारडा भी शॉक हो जाती है। हिडारी सारडा से कहता है कि अच्छा वो जो तेरी आंखें हैं उसे शारिंगान कहते हैं और उस अटैक को चिदोरी कहते हैं। वेल सुमेरे को यहाँ पर पता चल जाता है कि हिडारी का मेन टारगेट सारडा है, तो वो कोनोहामारू से कहती है कि सारडा को प्रोटेक्ट करो। एंड उसी मोमेंट पे हिडारी अपनी जेब में हाथ डालता है और उसका हाथ सारडा के पीछे निकलता है क्लॉमा के थ्रू और उससे सारडा को बहुत तेज से झटका लगता है। सारडा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शिनोबी अर्थ स्टाइल का यूज करता है, लेकिन हिडारी उसको आग में रोस्ट कर देता है। कोनोहामारू यहाँ पर रसेंगन यूज करता है, लेकिन हिडारी उसको डॉज कर लेता है। एंड उसके बाद हिडारी चिदोरी मारने जा रहा होता है, लेकिन कोनोहामारू यहाँ पर नया जुत्सु यूज करता है। उसके इस नए जुत्सु का नाम है विंड स्टाइल रासेन बैरिकेड, लेकिन उसका फायदा कद्दू नहीं होता। कोनोहामारू दूर जाके गिरता है। वेल सुमेरे यहाँ पर सारडा को थोड़ा संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हिडारी उसको भी शॉक दे देता है और ये लड़की तो कतई ना झेल पाई। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जूरा यहाँ पर हिमावारी की पिटाई कर रहा है एंड लिटरली बेचारी की हालत काफी खराब है। जूरा कहता है कि भले तुम खुद को हील कर लेती हो, लेकिन तुम्हारा चक्रा अभी भी खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर कुरामा भी समझ चुका है कि जूरा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हिमावारी अकेले संभाल सके। और तभी हम देखते हैं कि कवाकी और डेल्टा उड़ते उड़ते आ रहे हैं और उनके पीछे से बोरुटो भी आ जाता है। वो फटाफट से जूरा के पास आता है, हिमावारी को पकड़ता है और फ्लाइंग राइजिन की हेल्प से तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो टेलीपोर्ट होके जाता है सारडा के पास, उसको हिडारी से बचाता है और वो यहाँ पर एक बार में सारडा और हिमावारी दोनों को बचा लेता है। बोरुटो यहाँ पर सारडा और हिमावारी को रख देता है और कोनोहामारू से कहता है कि क्या आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ हिडारी बोरुटो पे अटैक करता है, लेकिन बोरुटो उसको रोक लेता है। वो अपना विंड स्टाइल जुत्सु यूज करता है और हिडारी को दूर फेंक देता है और कोनोहामारू लिटरली यहाँ पे चुटियों वाली हरकत कर रहा है। उसे पता है कि उसके सामने हिडारी खड़ा है जो कि उसकी पैंट गीली कर देगा, और फिर भी वो बोरुटो से कह रहा है कि तुम यहाँ आके हमें बचा रहे हो, इससे कुछ नहीं बदलने वाला, तुझे पता है ना कि तेरी पोजीशन क्या है। सारडा कहती है बे चुप रह, और लौंडा एक बार में लाइन पे आ गया। वेल बोरुटो इन लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता है कि ये जो हिडारी है वो मास्टर सास्के के चक्र से ही बना है और हमें यहाँ पर हिडारी को टेक डाउन करना ही पड़ेगा मास्टर सास्के को बचाने के लिए। वेल इन्हीं के साथ में एक शिनोबी होता है जिसके पास सेंसरी पावर्स हैं, तो वो हिडारी के चक्र को सेंस करके बोरुटो को उसकी पोजीशन बता रहा है और वो बताता है कि बहुत सारे चक्रा में मूवमेंट हो रहा है और उसी मूवमेंट पे बहुत सारे क्लॉग्रेम्स बाहर आ जाते हैं और अब यहाँ पर सारडा और बोरुटो लग जाते हैं उनको पेलने के लिए। वेल इसी बीच
हिडारी एक क्लॉग्रेम से निकलता है और वो साल्डा की टांग पकड़ लेता है और यहाँ पर बोरुटो मिनाटो वाले स्टाइल में फ्लाइंग रेजिन यूज करता है और रसिंगन दे मारता है एंड उसको काफी डैमेज हुआ है। तो उसको हील करने के लिए वो वापस क्लॉमार्क के अंदर जाता है और वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर उनका हाइड आउट है। उनके हाइड आउट पे क्यूब टाइप कुछ रखा हुआ है जिसके ऊपर जब वो जाता है तो वो हील हो जाता है एंड वो क्लॉमार्क से वापस अपने बैटलफील्ड में आ जाता है। साल्डा कहती है कि बोरुटो तू आसमान में जा, मैं हिडारी को जमीन पे लगा के रखूंगी और फिर तू ऊपर से उसके ऊपर रासेंगान से अटैक कर देना। लेकिन यहाँ पर बोरुटो कहता है कि मैं रासेंगान उजुही को यूज करने वाला हूँ, जिसको यूज करने के लिए मुझे ग्राउंड से कनेक्ट रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि रासेंगान उजुही को यूज करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि अगर बोरुटो को अर्थ का स्पिन यूज करना है तो उसे अर्थ के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। और फिर बोरुटो कहता है कि मैं रासेंगान उजुही को मैक्सिमम आउटपुट पे यूज करने वाला हूँ, जिससे कि एक अटैक में हिडारी का काम तमाम हो जाए। और वो ये भी बताता है कि रासेंगान उजुही की कोई लिमिट्स नहीं है क्योंकि वो अर्थ के रोटेशनल स्पिन को यूज करता है। तो यहाँ पर कोनोहामारू हिडारी के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोरुटो से कहता है कि अब तेरे पास अच्छा मौका है, इसके ऊपर अटैक कर। हिडारी यहाँ पर साल्डा को पकड़ लेता है लेकिन साल्डा उसको पकड़ के पटक देती है और कहती है कि बोरुटो उसको रासेंगान मार। और वो यहाँ पर हिडारी के ऊपर रासेंगान उजुही को मारता है और उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। एक बड़ा सा टॉर्नेडो टाइप फॉर्म होता है और फिर जब वो खत्म होता है हम देखते हैं कि हिडारी के तो चीथड़े उड़ चुके हैं। भाई साहब, हवा में हिडारी नहीं सिर्फ उसकी धूल मिल रही है। हिडारी की जरा सी अपर बॉडी बचती है, वो जमीन पे गिरती है और उसके ऊपर कवा किया जाता है जो कि उसे कुचल देता है एंड यहाँ पर हिडारी खत्म। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हिडारी खत्म होता है वहाँ पर ऐसा कुछ बल्ब टाइप आ जाता है। बोरुटो उसको देखता है और काशिन कोजी बताता है कि इसका नाम है थॉर्न सोल बल्ब। वेल कवाकी यहाँ पर बोरुटो से थोड़ी बहस करने की कोशिश करता है लेकिन बोरुटो कहता है कि मुझे जाने दे, मुझे सास्के को बचाना है। और तभी वहाँ पर बोरुटो को एक स्ट्रेट बीम आके लगती है और वो बीम उसकी बॉडी के आर पार जा चुकी है। बोरुटो के हाथ से वो थॉर्न बल्ब गिर जाता है। साल्डा उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बीम आके साल्डा के हाथ पे भी लग जाती है और फिर वो थॉर्न बल्ब उड़ता उड़ता जाता है और वो जाता है जूरा के पास। और तभी यहाँ पर जूरा कहता है कि ओत्सुत्सुकी बोरुटो, मैं डिसाइड करता हूँ कि तुझे अब मरना पड़ेगा, तुझे हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। और तभी हम देखते हैं कि बोरुटो तो जमीन पे पड़ा हुआ है और जूरा यहाँ पर अपना टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाता है। वो कहता है कि फेयरवेल ओत्सुत्सुकी बोरुटो। लेकिन यहाँ पर जूरा के सामने ये 14 क्रिएचर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि मात्सुरी वापस आ चुकी है और वो अपने साथ में कुछ इन्वेस्टिगेशन करके लाई है। तो जूरा यहाँ पर उन लोगों को छोड़ देता है और वो वापस चला जाता है। वो कहता है कि हमारे अपोनेंट काफी फॉर्मिडेबल हैं और मैं नहीं चाहता कि हिडारी का थॉर्न बल्ब बर्बाद हो जाए। और यहाँ पर बोरुटो पड़ा हुआ है और उसको फ्लैशबैक आता है। तब का फ्लैशबैक जब वो पहली बार काशिन कोजी से मिला था। वो कहीं पर बैठा हुआ था जहाँ पर कुछ शिनोबीज उसको ढूंढ रहे थे। तभी बोरुटो के पीछे से एक आवाज आती है और उसको एक मेढक बुला रहा होता है। वैसे तो ये एक टोड है लेकिन मैं इसे मेढक बुलाऊंगा। वो टोड बताता है कि आसपास टोटल 20 शिनोबीज हैं और तू चिंता मत कर, मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ। तो टोड कहता है कि वो सब बातें बाद में, पहले हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। उस टोड के थ्रू काशिन कोजी बोरुटो से बात कर रहा था और वो उससे कहता है कि तू टोड की पीठ के ऊपर अपना हाथ रख एंड बोरुटो उसकी बैक के ऊपर हाथ रखता है और वो काशिन कोजी के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। काशिन कोजी बताता है कि तू जिससे बात कर रहा था वो कोई टोड नहीं था बल्कि उसके थ्रू मैं बात कर रहा था। बोरुटो पूछता है कि हम लोग कहाँ पर हैं? तो काशिन कोजी कहता है कि ये कोई पुराना ओरोचिमारू का हाइड आउट है। यहाँ पर काशिन कोजी और बोरुटो की काफी सारी बातें होती हैं। काशिन कोजी उसको अपने बारे में बताता है और काशिन कोजी को पता है कि बोरुटो यहाँ पर एक उजुमाकी है, मतलब वही नारुतो का असली बेटा है। तो बोरुटो कहता है कि अच्छा, तो आपको ओमनीपोटेंस के बारे में पता है। तो काशिन कोजी कहता है कि मैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख सकता हूँ। अब यहाँ पर काशिन कोजी बोरुटो को सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो कि अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काशिन कोजी कहता है कि मुझे अमाडो ने बनाया था इशिकी ओत्सुत्सुकी को हराने के लिए, ताकि वो डिवाइन ट्री कल्टीवेट ना कर पाए और प्लेनेट डिस्ट्रॉय ना हो पाए। लेकिन जब काशिन कोजी ने जीरन से फाइट करी थी तब उसकी पावर बहुत ज्यादा ही थी। काशिन कोजी जीरन की बॉडी से इशिकी ओत्सुत्सुकी को बाहर तो निकाल पाया लेकिन वो उससे फाइट करने की हालत में नहीं था और फिर उसने सोचा कि बाकी का काम होकागे पे छोड़ देते हैं। और फिर मैं आराम से मौत का इंतजार करने लगा और फिर ये चीज अचानक से होती है। मैं एक के बाद एक बहुत सारे सीन्स को देखने लगता हूँ और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये सारी झलक है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की। वो रियलाइज करता है कि प्लेनेट को बचाने के लिए इशिकी ओत्सुत्सुकी की डेथ काफी नहीं है। जब तक प्लेनेट के ऊपर टेंटेल जिंदा रहेगा तब तक खतरा बना रहेगा। तो वो सब देखने के बाद वो रियलाइज करता है कि अभी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, तो मैं अभी मर नहीं सकता। तो बोरुटो यहाँ पर पूछता है कि क्या है ये एबिलिटी। तो यहाँ पर काशिन कोजी बोरुटो को दोबारा एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि बोरुटो, अमाडो ने तुझे बताया होगा शिबाई ओत्सुत्सुकी के बारे में। वो ओत्सुत्सुकी जिसने बहुत सारे प्लेनेट्स के ऊपर डिवाइन फ्रूट को कल्टीवेट किया और उनको डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रहा और उसने सभी टाइप के शिनजुत्सु को
एक्वायर कर लिया और इसीलिए उसे बुलाया जाता है गॉड। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था कारा, उसकी हर मेंबर की बॉडी में शिबा ओत्सुत्सुकी की सेल का यूज किया गया था, इस उम्मीद में कि कारा के हर मेंबर के अंदर शिबा ओत्सुत्सुकी की एक ना एक पावर तो आ ही जाए। और ऐसा होता भी है। कोड के पास पावर आती है कि वो क्लॉ मार्क्स को बना सकता है, डायमंड के पास पावर आती है कि वो अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और आइडा के पास पावर आती है उसकी गॉड लाइक एबिलिटीज वाली। लेकिन बोरो, डेल्टा और मेरे अंदर शिनजुत्सु की कोई भी पावर नहीं आई थी। लेकिन इशिकी ओत्सुत्सुकी से फाइट करते वक्त मैंने काफी सारे डेथ एक्सपीरियंस करे थे, जिसकी वजह से ये पावर मेरे अंदर इमर्ज हो गई। मेरे पास वो एबिलिटी आ गई जिसकी वजह से मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देख सकता हूँ, और इसको बुलाते हैं प्रीसाइंस। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज वगैरह तुम्हें काफी ज्यादा ऑब्वियस लगेंगी, लेकिन फ्यूचर इतना सिंपल नहीं है। मैं अगर तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो फ्यूचर के अंदर बहुत सारी टाइमलाइंस चल रही होती हैं। हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर की कौन सी पॉसिबिलिटी सच होने वाली है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं तुझे एक पॉसिबिलिटी बताता हूं। तो याद है जब इशिकी और नारुतो की फाइट हुई थी, तो उस मोमेंट पे इशिकी नारुतो को मार देता है और वो कवाकी की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो जाता है, और फिर वो डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करता है और प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए काशिन कोजी बोरुटो को थोड़े और एग्जांपल बताता है, लेकिन आई थिंक तुम समझ गए होगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बोरुटो कहता है कि मुझे आपकी बातें फालतू तो नहीं लग रही हैं, लेकिन क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखने से एक्चुअली कोई फायदा होता भी है? तो काशिन कोजी कहता है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इंटेल। जैसे कि मान ले तो किसी चीज से मरने वाला है, लेकिन अगर तुझे फ्यूचर पॉसिबिलिटी पता होगी तो तू वो काम नहीं करेगा और फिर तो बच जाएगा। तो बोरुटो कहता है कि बात तो सही है, हेल्पफुल तो काफी है। तो काशिन कोजी कहता है कि मैं तुझे अब फ्यूचर के लिए तैयार करने वाला हूँ, मैं तुझे काफी सारे मूव्स और टेक्निक्स सिखाने वाला हूँ, वो पावर और टेक्निक्स जो कि तेरे फ्यूचर वर्जन ने मास्टर कर रखी हैं, और इस चीज से तेरी ट्रेनिंग और लर्निंग काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगी। बोरुटो तो यहाँ पर काफी खुश हो जाता है, और काशिन कोजी ये भी कहता है कि मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि सासुके उचिहा को बचाना कैसे है, लेकिन उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर को, जो कि अभी पॉसिबल हो रहा है। तो बोरुटो पूछता है कि कौन सा वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर? तो काशिन कोजी यहाँ पर बताता है 10 टेल्स यहाँ पर बोरुटो के कंट्रोल से फ्री हो जाएंगे, और वो अपने ही तरीके से इवॉल्व होंगे, और वो कुछ मल्टीपल डिवाइन ट्री पीपल की फॉर्म में हमारे सामने आएंगे, और उनमें से हर किसी के पास अपना खुद का दिमाग होगा, और हम लोग इसको रोकने में कामयाब हो जाएं इसके चांसेस बहुत कम हैं। मैंने जितनी भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखी हैं उसमें हमारा एंड ऐसे ही हो रहा है, और उन डिवाइन ट्री पीपल में सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है उनका लीडर, जिसका नाम है जूरा। और यहाँ पर काशिन कोजी ये भी बताता है कि बोरुटो, जूरा तुझे मारने वाला है। और मैं तुम्हें दोबारा क्लियर कर दूं कि ये फ्लैशबैक का सीन है जिसमें काशिन कोजी फ्यूचर के बारे में बता रहा है, जो कि इस वक्त सच हो रहा है। जूरा ने डिसाइड कर लिया है कि वो बोरुटो को मारेगा, और बोरुटो को मारने के बाद कवाकी को खा लिया जाएगा, और फिर डिवाइन ट्री कल्टीवेट होगा, और फिर प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो काशिन कोजी कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा फ्यूचर को बदलने के लिए। तो बोरुटो कहता है कि मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं कवाकी को नहीं मारने वाला, और मैं यहाँ पर कोड और टेंटेल को खत्म कर दूंगा। वेल, अब यहाँ पर सीन आता है प्रेजेंट का, जहाँ पर बोरुटो पड़ा हुआ है और साडा के हाथ में भी चोट लगी हुई है। तभी यहाँ पर हिमावारी को होश आ जाता है, और वो जाती है हिल करने के लिए। सबसे पहले वो साडा का हाथ हिल कर देती है, और उसके बाद वो जा रही होती है बोरुटो को हिल करने के लिए, लेकिन कवाकी हिमावारी को रोक लेता है। वो कोनोहामारू से कहता है कि बोरुटो को हिल करने से पहले हमें उसको बंदी बनाना पड़ेगा। तो कोनोहामारू यहाँ पर कोई स्पेशल हैंडकफ लेके आता है, और उसको पहनने के बाद बंदा कोई भी तरीके की एबिलिटीज या फिर जुत्सु यूज नहीं कर सकता, और वो उसको तोड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कवाकी को वहाँ पर वो टोड भी मिलता है जिसको वो धुआं बना देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूरा को, जहाँ पर वो हिडारी के थॉर्न बल्ब को उस क्यूब के ऊपर रख देता है, और फिर वहाँ से हिडारी दोबारा जिंदा हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो सीन जहाँ पर इन लोगों ने बोरुटो को कैप्चर कर लिया है, और शिकामारू बाहर खड़ा हुआ है, और कोनोहामारू उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो लोग यहाँ पर बोरुटो से काफी सारे सवाल पूछते हैं। तो पहला सवाल, वो लोग कौन थे जिन्होंने कोनोहा के ऊपर अटैक किया था, और उन्हें साडा और हिमावारी क्यों चाहिए? अब जैसे ही उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, हम देखते हैं आइडा और कवाकी का सीन, जहाँ आइडा कवाकी को बता रही होती है कि वो लोग बोरुटो से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो डायमंड कहता है कि बेटे कवाकी, अब तो तू गया, बोरुटो सारा सच बता देगा और तेरा भांडा फूट जाएगा। वेल, बोरुटो यहाँ पर उनके क्वेश्चन का रिप्लाई कर देता है। वो बताता है कि उनमें से हर कोई पर्सन किसी न किसी बेस मॉडल से बना है, मतलब जो हिडारी है उसका बेस मॉडल है अपना सासुके, वैसे ही जो मात्सुरी है उसका बेस मॉडल है अपनी मोइगे।
मोई की, आई डोंट नो। और बोरुटो यहाँ पर कोनोहामारू को ये भी बताता है कि मात्सुरी का टारगेट है तू, मतलब वो तुझे खाना चाहती है। अमाडो बताता है कि वैसे तो टेंटेल सिर्फ ओत्सुकी को ही खाते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर इंटेलिजेंस आ चुकी है, तो इसलिए वो नॉर्मल पर्सन को खाना चाहते हैं ताकि वो उनके थ्रू और भी ज्यादा डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। और यहाँ पर बोरुटो ये भी बताता है कि सिर्फ जोरा ही है जिसका कोई बेस मॉडल नहीं है, मतलब वो ओरिजिनल टेंटेल से ही बना है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग जोरा को हरा देते हैं तो इस प्लेनेट के ऊपर से डेंजर हट जाएगा। वो लोग बोरुटो से पूछते हैं कि तुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, तो बोरुटो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। वो लोग यहाँ पर बोरुटो से ये भी पूछते हैं कि नारुतो को क्यों मारा, तो वो बताता है कि ही इज अलाइव एंड सेफ समवेयर। एंड यहाँ पर शिकामारू बाहर खड़ा है और वो सोच रहा है कि वो बोरुटो को मरने नहीं दे सकता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भरोसा है कि बोरुटो असली बोरुटो उजुमाकी है, मतलब वो नारुतो का असली बेटा है। वेल वो लोग ये भी पूछते हैं कि अगर नारुतो जिंदा है तो फिर कहाँ है, तो बोरुटो कहता है जाओ, नहीं बताऊंगा। तो फिर क्या, उस रूम के अंदर आता है इबीकी। अब अगर तुम भूल गए हो तो इबीकी वो निंजा है जो नारुतो के टाइम से है, मतलब ये बंदा, और इस बंदे का काम है कूट काट के इंटेल निकालना। तो वो यहाँ पे बोरुटो को टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी शिकामारू इनो से कांटेक्ट करता है ताकि वो बोरुटो से कांटेक्ट कर सके। मतलब शिकामारू इनो के थ्रू ही बोरुटो से कांटेक्ट कर सकता है माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु के थ्रू, लेकिन यहाँ पर इनो मना कर देती है। वो कहती है कि ये विलेज के रूल्स के खिलाफ है और मैं तुम्हारी अब ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती। शिकामारू तो ये भी कहता है कि मैं तुमसे होकागे की तरह नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे एक दोस्त की तरह कह रहा हूँ। तो इनो कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। तो शिकामारू यहाँ पर कुछ और सोचता है। हम देखते हैं कि इबीकी ने बोरुटो की गुद्दी को पकड़ के टेबल में घुसेड़ दिया है, तो शिकामारू यहाँ पर उसको रोकता है और वो कहता है कि हम लोग वेनम का यूज करेंगे सच बाहर निकालने के लिए, तो इसी बात पे मित्सुकी को बुलाओ। तो कोनोहामारू कहता है कि अगर हम लोग मित्सुकी को बुलाएंगे तो ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। वो बोरुटो से बहुत ज्यादा नफरत करता है, अगर वो उसके सामने आया तो वो बोरुटो को जरूर मार देगा। तो शिकामारू कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, उसकी गारंटी मेरे हाथ में है। तो मित्सुकी को यहाँ पर बुलाया जाता है और शिकामारू उससे कहता है कि बेटे सुन, ये एक मिशन है और तुझे फुलफिल करना पड़ेगा। मित्सुकी यहाँ पर बोरुटो के सामने आता है। बोरुटो से पूछता है कि मित्सुकी तुझे तेरा सन मिल गया क्या, तो मित्सुकी यहाँ पर उसको पकड़ता है और दीवार में घुसेड़ देता है। इबीकी यहाँ पर मित्सुकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सुकी नहीं रुकता, बल्कि उसका तो ये प्लान था, वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था ताकि वो उसके हैंडकफ को खोल सके। वो अपना सांप अपनी स्लीव से बाहर निकालता है और बोरुटो के हैंडकफ्स को खोल देता है और बोरुटो यहाँ पर भगने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी उंगली उठाता है और वो गायब हो जाता है, ऑफ कोर्स फ्लाइंग राइजिन के थ्रू। कोनोहामारू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने अपना हैंडकफ कैसे खोल लिया, एंड उस हैंडकफ का कोड तो सिर्फ कोनोहामारू, इबीकी और शिकामारू को पता था, तो इसके कोई चांसेस ही नहीं है कि मित्सुकी उसको खोल पाए। वेल ये सब शिकामारू का ही प्लान था। वो बोरुटो को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था, तो उसने मित्सुकी को बुलाया और उस शिकामारू ने उसके हाथ में वो कोड पकड़ा दिया ताकि वो जाके बोरुटो को आजाद कर पाए। वेल बोरुटो यहाँ पर अपना सामान वगैरह उठा के विलेज से बाहर निकल जाता है और तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिकामारू को सैंड विलेज के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है। तुम्हें याद होगा नारुतो में ये बंदा था जिसका नाम था कांकुरो, जो कि गारा के साथ में रहता था। कांकुरो शिकामारू को बताता है कि गारा को लपेट लिया गया है और साथ में उसके अडॉप्टेड सन शिंकी को भी। शिंकी पेड़ बन चुका है और गारा सील्ड है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही जिंदा हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जोरा के हाइडआउट में। हम देखते हैं कि मात्सुरी अपने हाथ में एक थॉर्न बल्ब को लेती है और उसको वो उस क्यूब के ऊपर रख देती है, जिसकी हेल्प से वहां से एक और क्रिएचर बनता है जो कि होता है ये। एंड ये एक्चुअली में शिंकी के बेस मॉडल से बना है जिसका नाम है रियू। वेल उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस वक्त का सीन जब शिंकी और गारा कैप्चर हुए थे। हम देख रहे हैं कि गारा यहाँ पर मात्सुरी से फाइट करने की कोशिश कर रहा है और गारा ने यहाँ पर शिंकी और उसके दोनों टीममेट्स को सील कर दिया है ताकि मात्सुरी उसको हार्म ना कर पाए और गारा उनको प्रोटेक्ट कर सके। मात्सुरी कहती है कि तुम्हें बच्चों की ज्यादा चिंता हो रही है, तो गारा कहता है कि मैं आने वाली युद्ध को मरने नहीं दूंगा। तो मात्सुरी कहती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको जाने दूंगी। तभी गारा उन तीनों लोगों को वहां से निकाल के बाहर फेंकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शिंकी गारा के बैरियर के थ्रू अपना हाथ बाहर निकालता है और वो यहाँ पर गारा के बैरियर को तोड़ देता है एंड वो यहाँ पर अपने आयरन सैंड की हेल्प से गारा को सील कर देता है ताकि मात्सुरी और वो क्लॉग्राम्स उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन उसी वक्त एक क्लॉग्राम शिंकी के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसको काट लेता है, जिसकी वजह से शिंकी पेड़ बन जाता है। मात्सुरी यहाँ पर कहती है कि हालांकि शिंकी पेड़ बन चुका है, लेकिन उसका सीलिंग जुत्सु इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसके पेड़ बनने के बाद भी उसके बैरियर को तोड़ नहीं सकती। गारा अभी भी सेफ है। एंड ये सब बातें कांकुरो शिकामारू को बता रहा होता है। कांकुरो यहाँ पर शिकामारू से पूछ रहा होता है कि हमें बताओ कि हम उनको कैसे बचा सकते हैं। शिकामारू कहता है कि मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुमको जरूर बता दूंगा। एंड जब शिकामारू कांकुरो से बात कर रहा होता है तो सारडा भी वहीं पे होती है, तो सारडा समझ जाती है कि मतलब एक और एनिमी आ चुका है। सारडा वहां से जा रही होती है तो शिकामारू उससे कहता है कि अगर बोरुटो तुमसे कांटेक्ट करे तो मुझे बताना। उसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम आते हैं जोरा और रियू
पे, जहाँ पर जोरा उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा टारगेट कौन है। तो जोरा कहता है कि मेरा टारगेट है गारा। एंड तभी हम देखते हैं कि उनके हाइडआउट पे एक आंख दिख रही है। तो शिंकी उस चीज को नोटिस कर लेता है और वो अपनी आयरन सैंड की हेल्प से उसके अंदर से किसी को बाहर निकालता है, जो कि वहाँ पर छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है। रियो कहता है कि एल्डर जोरा बताओ इसका क्या करना है। तो जोरा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, उसे छोड़ दो और हमारी जो भी एग्जिस्टेंस है वो उसी की वजह से है। वेल कोड यहाँ पर जोरा से कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम अभी तक किसी ओत्सुत्सुकी को खाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। तो जोरा फिर वही बताता है कि हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं, हमें इस वक्त ओत्सुत्सुकी नहीं बल्कि नॉलेज चाहिए और हमारा प्लान है कि हम बोरुटो को मार देंगे और खाना बनने के लिए कवाकी ही काफी है, क्योंकि वो भी एक ओत्सुत्सुकी है। तो कोड कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा है, ये चीज मैं डिसाइड करूंगा किसको मारना है और किसको नहीं मारना है। और हाँ, तुम लोग भूल जाओ चाकरा फ्रूट मेरा है सिर्फ। तो जोरा कहता है कि साले औकात में। वो यहाँ पर कोड का हाथ ही काट देता है। जोरा उसको ऑफर देता है कि तू जाके बोरुटो को मार दे, उसके बदले में चाकरा फ्रूट को तू रख लियो। तो कोड कहता है कि ठीक है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं जाके मार दूंगा बोरुटो को और उसके साथियों को, लेकिन उसके बदले में मुझे चाकरा फ्रूट चाहिए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरा चैनल काफी नया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम मुझसे कमेंट में बातें किया करो, मैं तुम सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर तुम कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, तो इसीलिए कमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है। वेल बोरुटो यहाँ से चला जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बोरुटो स्टोन फेसेस के ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ पर उससे मिलने कवाकी आता है। उन लोगों की वहाँ पे बातें होती हैं। कवाकी उससे पूछता है कि तू अभी भी अपने कर्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बोरुटो कहता है कि अभी से 2 साल पहले जब मास्टर सास के कोर्ट से फाइट कर रहे थे तब मैंने अपना कर्मा यूज किया था, लेकिन जब मैंने अपना कर्मा यूज किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मोमोशिकी मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और उसी के बाद से मैंने अपने कर्मा का यूज करना कतई छोड़ दिया। तो बोरुटो कहता है कि कवाकी, मुझे तेरी हेल्प चाहिए उन लोगों को हराने के लिए। तुझे पता है कि जोरा एक ऐसा बंदा है जिसको ना अकेले मैं हरा पाऊंगा और ना अकेले तू हरा पाएगा, हमें साथ में काम करना होगा उसको हराने के लिए और उसको हराना बहुत जरूरी है प्लेनेट को बचाने के लिए। मुझे तेरी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर। बोरुटो यहाँ पर यह भी कहता है कि भले ही तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन पहले हम लोग जोरा को ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद भले ही तू मुझे मार दियो, लेकिन इस वक्त तू जिस लेवल पे है तू जोरा के आसपास भी नहीं है, तुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग बनने का पहला प्रोसेस होता है ट्रेन करना, लेकिन वो प्रोसेस काफी बड़ा है, तो तुझे अपने कर्मा की पावर को इनहेंस करना पड़ेगा। तुझे पता नहीं है लेकिन अमाडो ने तेरे कर्मा के ऊपर लिमिटर लगा रखा है, जिसकी वजह से तू अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहा है। तो तू उसके पास जा और अपने लिमिटर हटवा, उसके बाद ही तू जोरा से फाइट कर पाएगा। एंड ये बात कवाकी को भी नहीं पता थी। अमाडो तेरा कर्मा यूज करना चाहता है अपने सेल्फ पर्पस के लिए। तो कवाकी यहाँ पर बोरुटो के बात से एग्री करता है और वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि मैं ओत्सुत्सुकी और टेंटेल्स दोनों को मारूंगा, भले ही उसके लिए मुझे तेरे साथ हाथ मिलाना पड़े। एंड उसके बाद बोरुटो वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। एंड उस फ्लैशबैक के अंदर काशिन कोजी बोरुटो को फ्लाइंग राइजिन जुत्सु सिखा रहा होता है एंड वो यहाँ पर ये सब बता रहा होता है कि ये तेरे ग्रैंडफादर का जुत्सु है जो कि यूज करते थे। बोरुटो यहाँ पर काफी सारे शूरिकेन या फिर अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा होता है फ्लाइंग राइजिन की ट्रेनिंग के लिए। एंड यहाँ पर काशिन कोजी ये भी बताता है कि अगर तूने 2 शूरिकेन के ऊपर फ्लाइंग राइजिन वाला मार्क लगा दिया है तो तू उनमें से किसी के पास भी टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि तुझे पता कैसे चलेगा कि तुझे कौन से वाले मार्क पे जाना है। तो वो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा होता है, मतलब फिर उसे पता होगा कि उसे स्क्वायर शेप के पास टेलीपोर्ट होना है या फिर सर्कल के पास। और यहाँ पर काशिन कोजी उसे ये भी बताता है कि अगर तुझे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तो उसके लिए तुझे ज्यादा चक्रा की जरूरत पड़ेगी। उनकी ट्रेनिंग के बाद बोरुटो काशिन कोजी से कहता है कि हम लोग सबको बता ही क्यों नहीं देते, जिससे कि वो उससे केयरफुल रहेंगे और वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर काशिन कोजी दोबारा एक्सप्लेन करता है। काशिन कोजी बताता है कि फ्यूचर ऐसे काम नहीं करता, अगर सब लोग अपने अपने तरीके से फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर टाइमलाइंस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और फ्यूचर प्रिडिक्ट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में जितने कम लोगों को पता होगा उतना ज्यादा सही है। और एक बात ये भी है, अगर तुझे ज्यादा फ्यूचर पता होगा तो तू अपने ट्रैक से ज्यादा भटकेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। काशिन कोजी कहता है कि जस्ट लाइक मी यू हैव बिकम अ सिंगुलैरिटी। यहाँ पर सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि बोरुटो और काशिन कोजी हैं जिनको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसका मतलब वो बाकियों से काफी अलग हैं। एंड यहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपनी गर्ल्स पे, जहाँ पर आइडा, साल्डा और स्विमरे बैठी होती हैं और वही गर्ल्स वाली बातें
बतिया रही होती हैं। वेल यहाँ पर स्यूमेरे सारडा को बता रही है अपनी फीलिंग्स के बारे में। वो कहती है कि तेरी तरह मैं भी बोरुटो को लाइक करती हूँ और बोरुटो के आते ही तू मेरे सामने उसके ऊपर चढ़ गई थी। मैं तेरी फीलिंग्स के बारे में सोचती हूँ लेकिन तुझे भी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। वेल इन दोनों की बात के बीच में आइडा यहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है क्योंकि दोनों ही बच्चियां एक लौंडे के ऊपर लड़ रही हैं। वेल उन दोनों की बातचीत में सुमेरे वहाँ से अपनी बातें बोल के भाग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिकामारू आइडा से मिलने आया होता है एंड वहाँ पर उनकी वही सब बातें हो रही होती हैं रियो और शिंकी से रिलेटेड। आइडा यहाँ पर शिकामारू को बताती है कि जब भी वो जुरा, हिडारी या मात्सुरी को देखने की कोशिश करती है तब उनमें से ये चौथा बंदा है जो कि उसकी तरफ डायरेक्टली देखता है। मतलब वो उनको देख रही है और वो बंदा आइडा को देखता है जो कि उसे भी नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। तो इसके बाद मुझे उन लोगों को देखने के लिए मत कहना, मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड यहाँ पर आइडा को पता है कि शिकामारू ही है जिसने बोरुटो को भगाने में हेल्प करी थी और यहाँ पर आइडा शिकामारू को बताती है कि बोरुटो और कवाकी ने टीम बना ली है जुरा को हराने के लिए। वेल शिकामारू यहाँ पर आइडा से पूछता है कि तुझे पता है ना इससे पहले मुझसे किसी ने टोड के थ्रू बात करने की कोशिश करी थी, वो काशिन कोजी है ना। तो आइडा के बालों से एक टोड निकलता है और वो कहता है कि शिकामारू मेरे बच्चे तो काफी शार्प है। यहाँ पर काशिन कोजी उस टोड के थ्रू उसको कुछ बताता है और वो उससे कहता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ तो मेरी बात को मान और कोई क्वेश्चन मत करना। काशिन कोजी शिकामारू से कहता है कि सारडा, मित्सुकी और कोनोहामारू को सैंड विलेज में भेज दे और वो तीनों जाके सैंड विलेज के साथ अलायंस बनाएं क्योंकि इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रियो या फिर मात्सुरी वहाँ पर आने वाले हैं बोरुटो की तलाश में और अगर वर्स्ट कंडीशन हुई तो वो दोनों साथ में भी आ सकते हैं। शिकामारू कहता है कि होल्ड अ मिनट, तुम पहले मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम कह क्या रहे हो। तो काशिन कोजी कहता है कि मुझ पे भरोसा कर, जो मैं कह रहा हूँ वो कर, कोई क्वेश्चन मत कर। और हाँ, हिमावारी को विलेज से बाहर मत निकलने देना, जब तक हिमावारी विलेज के अंदर है वो सेफ है। जुरा को इन्फॉर्मेशन की तलाश है और उसे कोनोहा के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो कोनोहा के अंदर दोबारा अटैक नहीं करेगा। तो अगर हिमावारी कोनोहा के अंदर है तो वो सेफ है और अगर जुरा कोनोहा के अंदर आता है कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो उसे वहाँ पर नॉर्मल कस्टमर की तरह ही ट्रीट करना, उसे एक डेंजर की तरह मत रखना क्योंकि अगर तुम उससे फाइट करोगे तो वो तुमसे फाइट करेगा और इसमें घाटा तुम्हारा ही है। तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो जुरा से फाइट कर सके और इसका आउटकम यही होगा कि तुम सब मारे जाओगे और किसी भी हालत में जुरा को प्रोवोक मत करना। और उसके बाद वो टोड चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सारडा, मित्सुकी और कोनोहामारू सैंड विलेज में आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारडा यहाँ पर अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। उन तीनों को वहाँ पर दो सैंड विलेज के निंजास मिलते हैं जो कि होते हैं योडो और अराया, जो कि शिंकी के ही टीममेट्स हैं। इस लड़की का नाम है योडो और इस तलवार वाले का नाम है अराया और यहाँ पर ये पांचों छुप के उनका इंतजार कर रही होती हैं और उनको वहाँ पर मित्सुरी और रियो दोनों मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सारडा अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि उसके दिमाग में स्यूमेरे की वही बातें चल रही हैं और तभी हम देखते हैं कि रियो और मात्सुरी मिलके यहाँ पर बोरुटो को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वेल यहाँ पर मात्सुरी बोरुटो के चाकरा को सेंस करते करते यहाँ पर आई है। कोनोहामारू कहता है कि तुम सबको पता है ना कि प्लान क्या है और इनका सिंपल सा गोल है कि उनको मार के उनके थॉर्न बल्ब को कलेक्ट करना है ताकि वो शिंकी और मोइगी को वापस जिंदा कर सकें। वेल यहाँ पर ये लोग अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं और कोनोहामारू, सारडा और मित्सुकी उनसे मिलने आते हैं। कोनोहामारू उनको आवाज लगाता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर मात्सुरी उसको देख के पहचान जाती है कि ये बंदा है कोनोहामारू सारुटोबी। कोनोहामारू यहाँ पर खुद को, सारडा को और मित्सुकी को इंट्रोड्यूस करता है और वो ये भी बताता है कि हम लोग यहाँ पर बोरुटो को ढूंढते ढूंढते आए हैं। एंड यहाँ पर कोनोहामारू को देख के मात्सुरी ब्लश कर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है ये उसे भी नहीं पता। वो रियो से कहती है कि इनसे तुम ही बात करो, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। और तभी यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिकामारू कोनोहामारू से बात कर रहा होता है। शिकामारू यही बता रहा होता है कि तुम्हें उनके थॉर्न बल्ब को कलेक्ट करना है, तुम्हारा फाइनल गोल सिर्फ वही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी लोग हैं ये एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हैं। अगर हम इनको टेम कर लेते हैं तो ये हमारे लिए ही फायदा है। और यहाँ पर उन लोगों को पता नहीं है ज्यादा फीलिंग्स के बारे में, तो सिंपल सा प्लान ये है कि पहले हमें उनकी फीलिंग्स का फायदा उठाना है, उनसे दोस्ती करनी है और फिर उन्हें धोखा दे देना है। अगर मेरी जगह पे नारुतो होकागे होता तो वो इस रास्ते को कभी नहीं चुनता, लेकिन मैं नारुतो नहीं हूँ और हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। मेरे लिए उनको हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सीन आता है प्रेजेंट में। कोनोहामारू कहता है कि तुम लोग भी बोरुटो को ढूंढ रहे हो और हम लोग भी बोरुटो को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना हम लोग अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं और साथ में बोरुटो को हंट करते हैं। रियो और मात्सुरी भी उनकी बात से एग्री कर जाते हैं और वो उनके साथ अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। वो लोग यहाँ पर ऐसे ही बोरुटो को ढूंढने की एक्टिंग करने लगते हैं। मित्सुकी कहता है कि हे सुनो, मुझे यहाँ पर बोरुटो से रिलेटेड कुछ मिला है, रियो क्या तुम आके देखोगे इधर। तो रियो यहाँ पर मित्सुकी के पास जाता है और मात्सुरी के पास रहता है अपना कोनोहामारू और मात्सुरी उसको देख देख के ब्लश कर रही होती है। एंड यहाँ पर अभी तक तो चीजें इनके अकॉर्डिंग चल रही हैं। एंड यहाँ पर रियो इन लोगों से काफी फ्रेंडली बात कर रहा होता है। वो ये बता
बता रहा होता है कि तुम लोग काफी अच्छे हो। मित्सुकी और साडा रियो से कहते हैं कि वहाँ पर हमारे कुछ और कॉमरेड्स भी हैं, आओ मैं तुमको उनसे मिलवाती हूँ। तो वो उनके साथ जाता है और मात्सुरी यहाँ पर कोनोहामारू के साथ रहती है। वेल ये इन लोगों का प्लान था उनको सेपरेट करने का, और यहाँ पर मात्सुरी और कोनोहामारू तो ऐसे बैठ चुके हैं जैसे ये घुइया के खेत में डेट बनाने आए हैं। वेल उन लोगों की वहाँ पे बातें शुरू होती हैं और हमें आइडा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काशिन कोजी टोड के थ्रू आइडा से पूछ रहा होता है कि वहाँ का सीन क्या है, क्या माहौल चल रहा है। तो आइडा वही बताती है कि वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और शिकी और मात्सुरी दोनों सेपरेट हो चुके हैं। बोरुटो यहाँ पर कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा उनकी हेल्प के लिए। तो यहाँ पर काशिन कोजी उनसे मना कर देता है कि अगर तू वहाँ जाएगा तो जूरा वहाँ पे आ जाएगा और वो तुझे तुरंत के तुरंत मार देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं कोनोहा विलेज में, जहाँ पर जूरा एक बुक स्टोर में आया होता है। वो जेन्युइनली एक नॉर्मल पर्सन की तरह बुक लेता है, उसको पैसे पे करता है और वहाँ से चला जाता है। वो लोग शिगामारू को भी रिपोर्ट करते हैं कि जूरा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन शिगामारू बताता है कि उसको एक नॉर्मल कस्टमर की तरह ही ट्रीट करो, उससे पंगे नहीं लेने हैं। और तभी सीन आता है अमाडो की लैब में, जहाँ पे कवाकी आता है और वो अमाडो को धर लेता है। वो उससे कहता है कि साले तूने मेरे ऊपर लिमिटर लगा रखा है ना, अभी कि अभी इसको निकाल और मेरी पावर को मैक्सिमम लेवल पे ले जा। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि सुमिरे यहाँ पर अमाडो की लैब में आती है और वो देखती है कि कवाकी ने अमाडो को धर लिया है। कवाकी कहता है कि रिलैक्स, मैं उसे मारूंगा नहीं, हम तो बस बातचीत कर रहे हैं। कवाकी वही कह रहा होता है कि अमाडो फटाफट से मेरे अंदर से मेरा लिमिटर हटा दे और मेरे कारमा को इसके मैक्सिमम लेवल पे लेके जा। तो अमाडो यहाँ पर एक कोड बोलता है जो कि होता है ओनली बेबल इन योर स्लीप, और उसके बाद कवाकी बेहोश हो जाता है। एक्चुअली उसने कवाकी के अंदर एक इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम बना रखा है, जिसकी वजह से जब भी अमाडो ये कोड बोलेगा वो वहाँ पे शटडाउन हो जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो सैंड विलेज का सीन। साडा यहाँ पर रियो को उन दोनों से मिलवाती है, योडो और अराया से, एंड योडो यहाँ पर रियो को घूरे जा रही है। तो साडा रियो से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये बस उसका नेचर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोनोहामारू और मात्सुरी बातचीत कर रहे हैं। मात्सुरी कहती है कि मुझे रीजन तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। तो कोनोहामारू कहता है शायद इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं वैसे चीजें और भी ज्यादा नॉर्मल हो रही हैं। मात्सुरी कहती है कि क्या मैं तुम्हें कोनोहामारू चान बुला सकती हूँ। तभी कोनोहामारू को याद आता है कि मोईगी उसे बचपन से ही कोनोहामारू चान बुलाती थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं रियो, साडा और मित्सुकी पे। वहाँ पर उन लोगों के बीच में बातचीत हो रही होती है और मित्सुकी रियो से पूछता है कोनोहा विलेज बोरुटो को एक क्रिमिनल कंसिडर करता है, तो इसीलिए हम लोग उसे हंट कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग उसे क्यों हंट कर रहे हो, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? लेकिन शायद वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है, जैसे कि थॉर्न बल्ब वगैरह ये सब। तो साडा यहाँ पर रियो को एक आइडिया देती है। वो उससे कहती है कि क्यों ना हम लोग एक बेट रखते हैं, मतलब तुम अपना थॉर्न बल्ब बाहर निकाल दो और फिर बोरुटो उसकी वजह से यहाँ पर आएगा और फिर तुम उसको पकड़ लेना। रियो कहता है कि बात तो सही है। तभी सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम आते हैं कवाकी, अमाडो और सुमिरे पे, जहाँ पर कवाकी अभी अभी होश में आया है। तो अमाडो से कहता है कि चलो पीसफुली थोड़ा बात करते हैं। अमाडो कहता है कि मैं तेरी पावर्स को मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैंने एक क्लोन बनाया है और मैं तेरे कारमा की हेल्प से अपनी बेटी को उसमें जिंदा करना चाहता हूँ। तो अगर तुम मुझे ऐसा करने देगा तभी मैं तेरे पावर्स को अनलॉक करूंगा। ये मेरा सपना है और प्लीज मेरी हेल्प कर इसको अचीव करने में। कवाकी कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तेरी बेटी को त्सुकी की फॉर्म में बाहर आती है तो फिर मैं उसे मार दूंगा। और कवाकी ये भी कहता है कि मैं तेरी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे लिए पावर अप होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी ऐसी चीज को क्रिएट करने में जो कि फ्यूचर में जाके मेरे लिए प्रॉब्लम बन सके। अमाडो यहाँ पर उससे काफी रिक्वेस्ट करता है, तो कवाकी कहता है कि ठीक है, मैं अपना कारमा उस क्लोन के अंदर इम्प्लांट कर दूंगा, लेकिन तभी जब मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जूरा और सभी त्सुकी को मारने के बाद। तो अमाडो कहता है कि कवाकी सुन, अगर मैं तेरी पावर को मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा दूंगा तो फिर तेरे सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, और अगर तू मर गया तो मेरा सपना भी मर जाएगा। तो कवाकी कहता है कि मुझे सर्वाइव करने की गारंटी नहीं चाहिए, मुझे उन्हें मारने का पोटेंशियल चाहिए। तो मेरे बारे में सोचना बंद कर और मुझे उनसे भी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बना दे। डिवाइन ट्रीज, कोड और बोरुटो, उन सबको मारने के बाद ही तू अपनी बेटी से रीयूनाइट हो पाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं कोनोहामारू और मात्सुरी पे। मात्सुरी यहाँ पर ब्लश करते करते कह रही है कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। कोनोहामारू चान, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कोनोहामारू कहता है कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ, सिर्फ एक ही पर्सन थी जो मुझे इस नाम से बुलाती थी। और ये चीज सुनने के बाद मात्सुरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो समझ जाती है कि वो मोईगी की बात कर रहा है, वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रियो अपनी बॉडी के अंदर से अपने थॉर्न बल्ब को निकालता है मित्सुकी और साडा का प्लान सुनने के बाद, और जैसे ही वो ऐसा करता है योडो उस थॉर्न बल्ब को कलेक्ट करने के लिए भागती है। लेकिन रियो को पता था कि वो ऐसा करेगी, उसे इन लोगों के ऊपर पहले से ही शक था। एंड उसके बाद इन लोगों की फाइट शुरू होती है। मित्सुकी कहता है कि ये इतना भी बुद्धू
नहीं है जितना मैंने सोचा था। और तभी हम देखते हैं कि रियो यहाँ पर अपने आयरन सैंड की हेल्प से सबको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये जो अराया है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और एक स्लैश मारता है, जिसकी वजह से रियो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। और ये स्वॉर्ड शिंकी की है और मिशन पे जाने से पहले कांकरो ने ये स्वॉर्ड उसको दी थी। कांकरो ने अपना चक्रा उस ब्लेड के अंदर इन्फ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब उसके आयरन सैंड को अपोज कर रही है। वो यहाँ पर उस स्वॉर्ड को अपने विंड स्टाइल के साथ यूज कर रहा है, जिसकी वजह से रियो को उनके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। एंड यहाँ पर होने वाला है कंप्लीट 1v4। एंड इन लोगों का फाइट करने का प्लान कुछ ऐसा है कि सार्डा और मित्स की अटैक करेंगे, अराया यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उनको डिफेंड करेगा और योडो अपनी सेंसरी पावर्स का यूज करके उसके चक्र को ट्रैक करेगी। वेल, इन लोगों की फाइट तो हो ही रही होती है, लेकिन साथ में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोनोहामारू और मात्सुरी को। और यहाँ पर मात्सुरी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कोनोहामारू को खाने जा रही है। और इन लोगों की फाइट को आइडा भी देख रही है और वो ये इन्फॉर्मेशन काशिन कोजी को बता रही है। बोरुटो भी काशिन कोजी के पास में बैठा होता है और वो तैयार हो जाता है वहाँ जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर काशिन कोजी उसे बार बार मना कर रहा होता है कि अगर तू वहाँ जाएगा तो जूरा आ जाएगा और वो तुझे मार देगा। तभी सीन आता है जूरा पे, जो कि हिडारी से बात कर रहा होता है और वो लोग यहाँ पर फीलिंग्स के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और एक चीज है जो डिवाइन ट्रीज के लिए भी काफी सीरियस प्रॉब्लम है, जिसको कहा जाता है लव। एंड उस लव की फीलिंग की वजह से ही मात्सुरी और उसी फीलिंग की वजह से अब वो उस पे गुस्सा हो रही है और उसे खाना चाहती है। मात्सुरी कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, अगर मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगी तो मुझे ये चीज दोबारा कभी फील नहीं करनी पड़ेगी। तभी जूरा का सीन आता है, जहाँ पे जूरा कह रहा होता है कि तुम्हें याद है इनो शिकाचो पागल हो रहे थे हिमावारी को बचाने के लिए, ऐसा क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो है लव। तो हिडारी पूछता है कि लव क्या होता है? लव क्या ये कोई डिसीज है? एंड मेरे भाई ये सच में एक डिसीज है। तो जोरा कहता है कि हाँ, ये सारे फुलिश एक्ट होते हैं लव की वजह से। तभी सीन आता है रियो वाली फाइट पे, जहाँ पर उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी उनसे फाइट करने में, क्योंकि योडो यहाँ पर खड़ा हुआ था उसके आयरन सैंड को काउंटर करने के लिए। एंड इन लोगों का टीम वर्क भी काफी अच्छा हो रहा था। तो रियो यहाँ पर काफी सारे क्लॉग्रेम्स को समन कर लेता है और वो सभी क्लॉग्रेम्स इन लोगों से फाइट करना चालू कर देते हैं। और फाइट करते वक्त अराया की स्वॉर्ड एक क्लॉग्रेम के अंदर फंस जाती है और वो क्लॉग्रेम क्लॉ मार्क के थ्रू कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब अराया की स्वॉर्ड जा चुकी है, अब उसके पास कुछ नहीं है रियो की आयरन सैंड को काउंटर करने के लिए। और अब इन लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं मात्सुरी पे। वो कोनोहामारू को खाने जा रही होती है और कहती है कि चलो एक हो जाते हैं। तो कोनोहामारू कहता है कि तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, अगर तुम मुझे खा लोगी तो तुम मुझसे कभी बात नहीं कर पाओगी और वो चीज तुम्हें कभी दोबारा फील नहीं होगी। तभी सीन आता है रियो वाली फाइट पे और वो अब इन लोगों के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, वो इन सब को पेलता जा रहा है। रियो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सभी को जिंदा वापस जाने दूंगा अगर तुम मुझे ये बता दोगी कि बोरुटो ओसोत्सुकी कहाँ पर है। योडो सारडा से कहती है कि सारडा तुम्हें पता है ना कि बोरुटो कहाँ पर है, इनको बता दो। तो सारडा कहती है कि आई एम सॉरी, मैं खुद सरवाइव करने के लिए अपने दोस्तों को सेल नहीं करने वाली। वेल, रियो ने यहाँ पर सभी को पकड़ रखा है, खासकर मित्सुकी को। तुम मुझे अपने पास रख लो, मैं अपनी सेंसरी पावर्स का यूज करके बोरुटो को ढूंढ दूंगी और मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, उसके बदले में इन सभी को जाने दो। तभी सीन आता है मात्सुरी वाली फाइट पे। मात्सुरी यहाँ पर कोनोहामारू को खा तो रही होती है, लेकिन उसे काफी ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं। वो कहती है कि ये क्या है लिक्विड जैसा जो मेरी आंखों से आ रहा है। तो कोनोहामारू कहता है कि ये टीयर्स हैं, मतलब तुम भी मुझको मारना नहीं चाहती, तुम अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जा रही हो, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, इसीलिए तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं। कोनोहामारू कहता है कि मात्सुरी मेरी बात सुनो, तुम मुझे अपने हाथ दो और हम यहाँ पर एक अच्छी रिलेशनशिप बनाते हैं। तो यहाँ पर कोनोहामारू उसके हाथ पकड़ता है एंड जैसे ही वो उसको पकड़ता है वो वहाँ पर अपने रासेंगान एक्टिवेट कर देता है और वो यहाँ पर नॉर्मल रासेंगान यूज नहीं करता, वो यहाँ पर यूज करता है दो बड़े जायंट रासेंगान। वहीं दूसरी तरफ जोरा कह रहा होता है कि मात्सुरी दिक्कत में आ रही है सिर्फ एक चीज की वजह से और वो है लव। और सेम चीज अप्लाई होती है कोनोहामारू पे भी, वो भी मात्सुरी को खत्म नहीं कर पा रहा है सिर्फ एक फीलिंग की वजह से, वो है लव। कोनोहामारू यहाँ पर अपना लास्ट बचा हुआ मौका गवा देता है और मात्सुरी उसके अंदर दोबारा घुसा देती है। और वहीं दूसरी तरफ योडो ने जो ऑफर रियो को दिया था, रियो कहता है चल हट। एंड यहाँ पर योडो मरने वाली है। मरते मरते वो सारडा से कहती है चीजें अच्छी क्यों नहीं जा सकती, सिर्फ एक बार। सारडा, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं सुन पा रही हूँ तू अभी खुद को जानती ही नहीं है, तेरी फीलिंग्स, क्यों तू इतना स्ट्रांग बनना चाहती है, मुझे नहीं पता कि तू क्यों होल्ड बैक कर रही है, तू क्यों अपने अंदर की वो पावर को छुपा रही है, बट इट्स ओके,
तू यूज कर सकती है उसे एक पर्सन के लिए जो तेरे लिए स्पेशल है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि वहां के स्पेस में एक वॉर्टेक्स आ चुका है जो कि रियो की सैंड को सक कर रहा है। सारी सैंड उसके अंदर जाती जा रही है। एंड यहाँ पर मित्सुकी और आया सब लोग फ्री हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर साडा यूज कर रही है अपना मांगेक्यो शारिंगन। एंड वो यूज करते करते वो फ्लैशबैक में सोच रही होती है अपनी पास्ट मेमोरीज को, जिसमें वो बोरुटो के साथ में टाइम स्पेंड कर रही होती है। वो स्टार्टिंग से लेके उसके जाने तक की सारी मेमोरीज को मेमोराइज करती है। एंड वो यहाँ पर अकेले रेडी हो जाती है रियो से फाइट करने के लिए। रियो सारडा के ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। सारडा के वॉर्टेक्स सभी सैंड को सक कर रही होती हैं। एंड वहाँ पर सिर्फ एक वॉर्टेक्स नहीं है, सारडा के अराउंड काफी सारे वॉर्टेक्स बन चुके हैं। एंड पता नहीं कैसे लेकिन सारडा भी यहाँ पर उड़ रही है। मित्सुकी कहता है कि इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड यहाँ पर सारडा रियो के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है। सारडा एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बनाती है और उसमें रियो को भी अंदर सक करने लगती है। सारडा यहाँ पर कह रही होती है कि अब मैं कहीं और नहीं देखूंगी क्योंकि अगर मैं खुद से ही भागने लगी तो मैं उस रियलिटी को टैकल नहीं कर पाऊंगी जो कि मेरे सामने है। मैं किसी भी पर्सन को सेव नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरा सपना है होकागे बनने का तो मुझे उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी खुद को एक्सेप्ट करते हुए। एंड यहाँ पर सारडा अपने मांगेक्यो शारिंगन का बहुत अच्छे से यूज कर रही है और उसकी आंखों से ब्लड भी आ रहा है। एंड यहाँ पर टेक्स्ट पैनल में लिखा हुआ है मांगेक्यो शारिंगन ओहिरुमे। एंड विद दिस वो वॉर्टेक्स रियो को कंप्लीटली सक कर लेता है और वो रियलिटी से डिसअपियर हो जाता है। और पहली बार मांगेक्यो शारिंगन का यूज करने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बट एटलीस्ट वो यहाँ पर जीत चुकी है और उन्हें वहाँ पर रियो का थॉर्न बल्ब मिल चुका है। आइडा ये चीज काशिनकोजी को भी बता देती है कि वो जीत चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोनोहामारू अभी भी मर रहा है और मात्सुरी उसको खाने जा रही है। तो बोरुटो यहाँ पर नहीं सुनता और वो चला जाता है कोनोहामारू को बचाने के लिए। वो यहाँ पर आता है, कोनोहामारू को पकड़ता है और मात्सुरी को वहाँ पर अपनी तलवार से काट पीट के हरा देता है। अब इसके बाद जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन तारीख है 19 मई और अभी तक इसका नया चैप्टर नहीं आया है, लेकिन जब तक मैं अपलोड करूंगा तब तक इसका नया चैप्टर आ चुका होगा। अब मेरे पास इसके स्पॉयलर्स हैं तो मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। तो बोरुटो मांगा चैप्टर 22 में जूरा और बोरुटो की फाइट होने वाली है। अब काशिनकोजी ने बोरुटो से कहा था कि अगर तू वहाँ जाएगा तो जूरा वहाँ पे आ जाएगा और वो तुझे मार देगा। तो जूरा वहाँ पर आ जाता है और वो बोरुटो से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जूरा यहाँ पर बोरुटो से पूछता है कि बता लव क्या होता है। एंड यहाँ पर जूरा और बोरुटो की थोड़ी बहुत फाइट होती है, थोड़ी बहुत बातें होती है। एंड इस चैप्टर में बस यही है और इसके बाद हम लोगों ने बोरुटो के मांगा के साथ कैचअप कर लिया है। इसके बाद जब भी इसका चैप्टर 23 आएगा तो मैं चैप्टर 22 और 23 को एक साथ कवर कर दूंगा और उसके बाद से हम लोग रेगुलर चैप्टर को कवर क्या करेंगे। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।